हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? सब ठीक है? ठीक है। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करा दिया था। आपके साथ मैंने किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को स्टार्ट। ठीक है, ओके। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने जो है बहुत सारा पोर्शन कवर कर लिया था। ठीक है। सो अब हम जो है एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ मैं आपको कि ना मैं जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं अभी सेशन में रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि जब अभी ये क्लास लाइव चल रही है उसके बाद जब रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगी तो उसके बाद हो सकता है कि स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम हो कि अगर हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो, है ना। सो वहाँ पर मैं क्या करूँगी, आपको चैट्स में आंसर दे दूँगी। कोई भी आपका डाउट है लाइव क्लास में क्लियर ज़रूर होगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसा डाउट है जो कि मैं चैट्स में क्लियर ना कर पाऊँ तो वो मैं ज़रूर बोल के क्लियर कर दूँगी। ठीक है, सो करें स्टार्ट। सो सबसे पहले हम एक जल्दी से समरी ले लेते हैं लास्ट क्लास की, और हम समरी लेंगे विद सम क्वेश्चंस। ठीक है, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि लिविंग सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी थी? जल्दी से मुझे बता दो। यस, ओके। सो सबसे पहले लिविंग सेल की किसने डिस्कवरी करी थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है स्क्लेडन एंड स्वान ने दी थी। ठीक है, ओके। सो उनको स्क्लेडन एंड स्वान ने जो है पूरी तरीके से सेल थ्योरी को वो परफेक्टली फॉर्मुलेट नहीं कर पाए थे। सो सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था? किसने बताया था दैट न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स? ठीक है, जब तक मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो स्क्लेडन है, स्क्लेडन जो थे ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट, और उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी करी थी और उन्होंने बताया था कि हर एक प्लांट जो है वो सेल से ही मिलके बना हुआ है। और उसी टाइम पे जो है उसी टाइम पे लगभग जो है स्वान आए, उन्होंने बताया, वो थे क्या, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे जो है सेल्स के बारे में पढ़ा और बताया कि जो सेल्स होते हैं उनके पास एक आउटर लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और उन्होंने बताया था दैट सेल वॉल जो है दैट इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक टू दी प्लांट सेल्स। ठीक है, अब इसके बेसिस में उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। यस, okay, so the correct answer is Rudolf Virchow. ओके प्रेरणा, करेक्ट आंसर इज रुडोल्फ वर्को, बिल्कुल सही। सो अब हमारी क्या हो गई, नई मॉडिफाई कर दी गई सेल थ्योरी को और कह दिया गया ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर। रुडोल्फ वर्को ने कहा था दैट न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर है प्रेरणा? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द ओवरव्यू ऑफ द सेल। सो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, एनिमल सेल्स में कुछ ऐसे ऑर्गेनलीज होते हैं जो कि प्लांट सेल्स में नहीं होते, और मैंने आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में जो है डिफरेंसेस भी बताए थे। सो एक डिफरेंस तो जल्दी से बता दो मुझे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। ठीक है, जल्दी से बता दो। यस, सिंगल हम अगर डिफरेंशियल पॉइंट में लिखे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलते। और अगर मैं बात करूँ कि भाई न्यूक्लियस की, सो वहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है दैट इज़ वेल डिफाइंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, सॉरी यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है दैट इज़ वेल डिफाइंड। बल्कि अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की तो वहाँ पर जो है जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। क्लियर है सभी को? ओके, नाउ स्टार्टिंग विद आवर टुडेज टॉपिक दैट इज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो बहुत अच्छे से करने वाले हैं आज हम सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, सभी रेडी है? सो थम्स अप भेज देंगे चैट सेक्शन में। ओके, नाउ the detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope in the 1950s. So अब जो आपको ध्यान देना है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, और उसके बाद जब एक टॉपिक कंप्लीट होगा फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। सो फुली अलर्ट रहना है, टेंटिव रहना है। सो सबसे पहले डिटेल स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का कब पढ़ा गया था? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, 1950s में। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human RBC, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane.
ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है स्टडीज जब भी हो पाई थी, सेल मेम्ब्रेन के डिटेल स्ट्रक्चर जब भी देख पाए थे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया था, क्योंकि जो है सेल जो है बहुत छोटा होता है, ठीक है, वो नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते, और जो है बहुत ज़्यादा पावर का रिजोल्यूशन वाला हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है बेसिकली, वो मैं आपको भी बताऊंगी किस तरीके की होती है। सो वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करने के लिए भी बढ़िया माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स सपोज दिस इज योर सेल, सो यहाँ पर बाहर क्या होगी, मेम्ब्रेन है, ठीक है। सो इसी मेम्ब्रेन को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। सो जब तक जो है स्टडीज़ चल रही थी, और स्पेशली किसकी बात कर रहे थे, ह्यूमन आरबीसी की। ह्यूमन आरबीसी की पढ़ाई क्यों कर रहे थे, क्योंकि ह्यूमन आरबीसी का आपको पता होगा, ह्यूमन आरबीसी जो होता है ना, उसमें बहुत सारे जो है सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। इनफैक्ट आरबीसी इज ई न्यूक्लिएटेड, पता था ना, अगर नहीं पता था तो मैंने आपको बता दिया, आरबीसी इज ई न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे, डिवॉइड ऑफ मैनी सेल ऑर्गेनेलीज, डिवॉइड ऑफ मैनी सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। क्यों होता है, ताकि ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन अपने अंदर अटेन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सके हीमोग्लोबिन, और जो है ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सके। सो कम से कम जो है दूसरे ऑर्गेनेलीज होंगे, उतनी ही अच्छी जो है स्टडी हो पाएगी, ठीक है। मेम्ब्रेन तो वहाँ पर होती है ना फिर भी, सो पर्टिकुलरली जिस चीज़ को देखना है वो तो फिर भी प्रेजेंट है ना, कम से कम स्ट्रक्चर्स में फिर भी है, इसीलिए हमने जो है आरबीसीज को साइंटिस्ट ने पहले चूज़ किया था। क्लियर है इतना पॉइंट, ओके प्रेरणा, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं। दी स्टडीज शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। सो इन स्टडीज से हमें क्या पता लगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ की बनी है, मेनली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और यहाँ पर जो मेजर लिपिड्स हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर लिपिड्स क्या है, फॉस्फोलिपिड। सो आपको क्वेश्चन देके ना स्टक कराया जा सकता है, फॉस्फोलिपिड दे दिए, ग्लाइकोलिपिड दे दिए, फॉस्फोग्लाइकोलिपिड, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, तो ध्यान से पढ़ा करो इन लाइंस को, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड ही एग्जाम आता है नीट में। सो नीट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था अभी 2022 में, ठीक है। सो ध्यान से पढ़नी है हर एक स्टेटमेंट, ओके। डेट आर अरेंज्ड इन अ बाई लेयर, सो 2 लेयर्स, अभी मैं आपको बताऊंगी इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। बेसिकली अभी तक आप यही याद रखो, सेल मेम्ब्रेन या फिर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हो, दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनली लिपिड्स और प्रोटीन्स, और लिपिड्स में भी हम देखें सो फॉस्फोलिपिड यहाँ पर क्या है, अबंडेंट होता है, ठीक है। Also the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side। अब ये बात आ गई ध्यान रखने वाली कि यहाँ पर जो पोलर हेड होंगे ना, यानी कि हेड कैसे होते हैं, पोलर, वो होते हैं आउटर साइड पे, और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है वो होती है इनर पार्ट में, ठीक है। अब ये जो टेल्स होती है ना, टेल वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे हाइड्रोफोबिक होता है, और जो हमारा हेड वाला स्ट्रक्चर होता है ना लिपिड बाइलेयर में, देखो पहले डायग्राम देख लेते हैं फिर समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। दिस इज द डायग्राम, ओके। कोई डाउट है तो आप पूछते रहना, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम। तो यहाँ पर देखो, ये आप एक स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, टेल्स हैं। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये सभी क्या है, टेल्स हैं। दीज आर दी टेल्स ऑफ लिपिड। जो हमारा ये लिपिड बाइलेयर है ना, इसमें क्या वाला, ये वाला पोर्शन क्या डिनोट कर रहा है, ये पोर्शन डिनोट कर रहा है हमारी लिपिड्स वाली टेल्स को, ठीक है। ये वाला, सॉरी ये वाला, ये अंदर की तरफ जो है। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ इस वाले पोर्शन की, ठीक है, ये जो ये गोल गोल आप देख पा रहे हो ना, सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर, ये वाला पोर्शन पूरा, ठीक है। और ये तो ये ऊपर वाला गोल गोल जो सर्कुलर पोर्शन है, दिस इज दी हेड, और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज दी टेल, ठीक है। क्लियर हुआ, हेड और टेल, ओके। ये तो आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से क्या है, टेल है, और ये क्या है, हेड है, ठीक है, ओके ना। हेड क्या होता है, देखो ये बाहर, अब ये क्या है, सेल की मेम्ब्रेन है। सो इस तरीके से सपोज करो, देखो ये हमारा सेल है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या है, हमारा सेल है। अब इसमें इस वाले पोर्शन को, इतने पोर्शन को लेट्स सपोज जूम करके यहाँ पर दिखा रखा है ना, ऐसा ही है, मेम्ब्रेन को जूम करके दिखाया है। दिस इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो मेम्ब्रेन को ही जूम करके दिखाया, यानी कि यहाँ पर अब आप ध्यान दो, तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन ही तो है, और यहाँ पर भी क्या है, वाटर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, वाटर। सो अब एक बात बताओ, यहाँ पर इस तरीके से लिपिड की अरेंजमेंट हो रखी है।
सो एक ये है, ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है हमारी टेल लिपिड की, नॉट हमारी लिपिड्स की जो टेल है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, और ये लिपिड्स का जो हेड है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है। सो ये तो बेसिक सी बात है। अगर आप हम देखें लिपिड का हेड और टेल, एक पोर्शन है हेड और एक पोर्शन है टेल। सो इनमें से मान लो कि हेड को पानी से डर लगता है। सो हेड कहाँ होगा, अभी लिपिड की बाई लेयर है यानी कि 2 लेयर है, ठीक है, 2 लेयर होती हैं। सो इस तरीके से अब हेड कहाँ पर होगा, इंटरनल साइड पे यहाँ पर प्रेजेंट होगा, है ना। वो कहेगा कि नहीं भाई मुझे तो पानी से डर लगता है, मैं तो नहीं, बाहर की तरफ नहीं होगा। और मान लो तो टेल बाहर की तरफ है, इसका मतलब क्या है, जो चीज़ बाहर की तरफ होगी उसको पानी से डर नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, टेल अंदर की तरफ है और हमारा लिपिड का हेड बाहर की तरफ है। इसका मतलब है ये वाला पोर्शन जो है ये होता है वाटर के कांटेक्ट में, ठीक है, बाहर वाला, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये वाला पोर्शन क्या है, वाटर के कांटेक्ट में, ये वाला भी वाटर के कांटेक्ट में है। सो ये क्या है, हमारा हेड है, ठीक है, ये क्या है, हेड है, और ये क्या है, टेल है। सो टेल जो है वो अंदर की तरफ प्रोटेक्टेड है, वाटर से डरती हैं, दे आर नोन एज हाइड्रोफोबिक, और ये वाटर से डरने वाले स्ट्रक्चर नहीं है, इनफैक्ट दे आर नोन एज हाइड्रोफिलिक। क्लियर हुआ, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। सो ये अरेंजमेंट होती है लिपिड्स की इन दी अवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है। सो थम्स अप शो करेंगे इन दी 4 सेक्शन। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर मेजर लिपिड्स क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, वो बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज है, मैंने बता दिया। इस तरीके से उनके हेड, जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से जो है उनके हेड्स अरेंज होंगे, ठीक है, यहाँ पर बाहर की तरफ, और यहाँ दूसरी तरफ भी अगर हम देखें तो ऐसे हेड अरेंज होंगे, और अंदर की तरफ उनकी टेल होगी। और टेल क्या इंश्योर करेगी, टेल अंदर की तरफ है, क्या इंश्योर कर रहा है, दैट दे आर हाइड्रोफोबिक, और वो वाटर से प्रोटेक्टेड है अंदर की तरफ, ठीक है, हाइड्रोफोबिक। ओके, this ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment, ठीक है, वो पानी से बचा हुआ है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉन पोलर टेल, ठीक है, नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जो है नॉन पोलर टेल जो है बनी होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सो जो है ना आपके इसी मेम्ब्रेन से क्वेश्चन जो आया था वो यही था कि भाई मेम्ब्रेन के पास क्या प्रोटीन्स होते हैं, क्या मेम्ब्रेन के पास कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, क्या मेम्ब्रेन के पास लिपिड प्रेजेंट होते हैं। सो बातें सारी क्लियर हो रही है ना, ठीक है, सभी बातें क्लियर हो रही हैं आपको। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सो इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया कि सेल मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, ये क्या हो गई, हमारी सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन हो गई, ठीक है। ओके, now the ratio of protein and lipid varies considerably in different cell types। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग सेल के टाइप में अलग अलग यहाँ पर रेशियो रहेगा। सो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई क्या हर एक सेल में सेम रेशियो रहता है। सो द आंसर इज नो, प्रोटीन और लिपिड का रेशियो वेरी करेगा फ्रॉम सेल टू सेल। ह्यूमंस के अगर हम आरबीसी की बात करें, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पर एरिथ्रोसाइट क्या होता है, एरिथ्रोसाइटिस आरबीसी, ठीक है, यहाँ पर आरबीसीज की बात कर रहे हैं हम। सो आरबीसी में क्या होता है, 52% प्रोटीन और 40% जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये डाटा आपको याद रखना है, क्या 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। Depending on the ease of extraction, membrane proteins can be classified as integral and peripheral। So किस चीज़ पर डिवाइड किया हमने, on the basis of ease of extraction। ease of extraction, ease of extraction का क्या मतलब है, कितनी आसानी से वो निकल सकते हैं, ठीक है। extraction means कि वो निकल सकते हैं, ठीक है। So इंटीग्रल और पेरिफेरल है। पेरिफेरल प्रोटीन वो होते हैं जो सरफेस पे ही मिल जाते हैं, ठीक है, सरफेस पे। और इंटीग्रल प्रोटीन क्या है, जो पार्शियली या टोटली जो है अंदर ही प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के, ठीक है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या है, हमारे इंटीग्रल प्रोटीन, ये देखो, जस्ट अ सेकेंड, ओके।
तो ये क्या है हमारे इंटीग्रल प्रोटीन, ये पूरी तरीके से जो है मेम्ब्रेन में अंदर है ना, बाहर भी है इनकी प्रोटीन्स की कुछ पार्ट बाहर भी है प्रोटीन्स का, लेकिन ये पूरी तरीके से मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? ओके। An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in the year 1972। ठीक है, सो इम्प्रूव्ड मॉडल कब दिया था? 1972 में। और किसने दिया था ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था इम्प्रूव्ड मॉडल, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेप्ट हुआ है, दैट इज नोन एज द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। सो जिसका मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाया वो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल का ही दिखाया है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, लिपिड का क्या है, क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। इसके अकॉर्डिंग लिपिड्स का क्या होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर, एंड दिस नेचर enables the lateral movement of proteins within overall bilayer। ठीक है, ये क्वासी फ्लूइड नेचर है क्योंकि लिपिड्स का, सो ये क्या एनेबल करेगा कि ये जो हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है ना, इंटीग्रल और पेरिफेरल, एक तो जो सरफेस पे प्रेजेंट है और एक जो पूरे अंदर अच्छे से टोटल या फिर पार्शियली हमारे मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए हैं। ठीक है, सो उनकी क्या कराता है, लेटरल मूवमेंट में हेल्प करता है। क्लियर है सभी को? ओके। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज अ फ्लूइडिटी। ठीक है, ये एबिलिटी जिससे वो पूरा मूव कर पा रहे हैं मेम्ब्रेन के अंदर, कौन, प्रोटीन्स, इसी को किस चीज़ में मेजर करते हैं, फ्लूइडिटी की टर्म्स में मेजर करा जाता है। The fluid nature of membrane is also important from the points of view of functions like cell growth। ओके, ये जो फ्लूइड नेचर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, अब दूसरे पॉइंट्स में भी देखो, जैसे कि सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शंस, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। इनमें भी अगर हम देखें तो ये जो फ्लूइड नेचर है हमारी मेम्ब्रेन का, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो क्लियर हुआ? सो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। ठीक है, सो आपको दे दिया जाएगा कि इसमें से फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए है या किस चीज़ के लिए नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, now one of the most important functions of the plasma membrane is the transport of molecules across it। अब यहाँ पर जो है मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। ठीक है, सभी रेडी हैं? ओके, सो लेट्स कम हियर। अब यहाँ पर देखो, अब मैं आपको बताने वाली हूँ, लेट्स सपोज कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, यस, लेट्स सपोज कि यहाँ पर क्या है, ओके, यहाँ पर हमारे पास एक सेल प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा एक सेल हो गया। ठीक है, ओके, ये क्या है, हमारे पास एक सेल प्रेजेंट है, सेल ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बाहर अगर हम किसी चीज़ की लेट्स सपोज कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमें बात करनी है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ लेट्स सपोज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की यहाँ पर बात चल रही है। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो हम क्या बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाहर लेट्स सपोज ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेल के अंदर। ठीक है, सो क्या होगा, किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन की आप बात कर सकते हो। ठीक है, बाहर सेल से ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, सो उसमें क्या होगा, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है, डिफरेंस। सो यहाँ पर क्या हो गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया। उस वजह से क्या होगा, जो हमारी ऑक्सीजन है दैट विल मूव फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट टू दी सेल, दैट विल मूव फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट टू दी सेल। क्लियर है सभी को? क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे मूवमेंट डिपेंड करती है, आउटसाइड ऑफ द सेल टू दी इनसाइड ऑफ द सेल मूवमेंट हो जाएगी। ये तो हमारी हो गई विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम बोल देंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई एनर्जी नहीं लगेगी, अंदर जो है ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, बाहर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए आराम से जो है सेल के अंदर ऑक्सीजन मूव कर पा रही है। ठीक है, ओके, इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पर जो है दो बीकर रखे हैं और यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमेबल है बीच में। ठीक है, ये मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है और यहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट है दोनों साइड पे। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा वाटर है
और इस साइड थोड़ा सा कम वाटर है, ठीक है, लेवल कम है वाटर का। सो अब क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा, अब यहाँ पे जिस साइड ज़्यादा वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ से वाटर विल मूव टू दी एरिया जहाँ पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। यानी कि मूवमेंट कैसे होगी, मूवमेंट विल बी फ्रॉम, लेट्स सपोज ये हम बोल रहे हैं साइड ए इसको, और इसको बोल रहे हैं साइड बी। सो यहाँ से यहाँ पर मूवमेंट होगी, सीधी सी बात है। और कब तक मूवमेंट चलेगी, जब तक दोनों साइड की जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल नहीं हो जाती, ठीक है। जब तक दोनों साइड की वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती, जब तक ये मूवमेंट चलती रहेगी। ओके, ठीक है। ओके, सो इसी को बोलते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूजन। इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, वो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर जो है किसी भी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एंड दिस विल अकर फ्रॉम दी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होगी, ये मूवमेंट होगी। क्लियर हो गई सभी को। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिर्फ इतना ही था, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और यहीं पर अगर मैं कह रही हूँ, फिर से वही सेल वाला एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल है, और जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो ये हमारे पास एक सेल है दोबारा से, और इस सेल में अब जो है कंसंट्रेशन, या फिर हम सिंपली एक बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। ओके, हम एक एरिया को सपोज करके चलते हैं, ठीक है। सो ये हमारा एक एरिया हो गया, ठीक है। ये जो है वॉल सेपरेट कर रही है, ठीक है, इसको आप वॉल मान लो, ठीक है। सो ये हमारी वॉल है, ये इन दो पोर्शंस को सेपरेट कर रही है। अब यहाँ पर क्या है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा इस साइड है, ठीक है, और दूसरी साइड यहाँ पर कंसंट्रेशन उसी चीज़ की थोड़ी कम है। तो इसको हम मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, बल्कि यहाँ पर कम है। लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इस साइड से, साइड बी से साइड ए की तरफ जाए, ठीक है। सो क्या ये ट्रांसपोर्टेशन पैसिव होगा, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो। जैसे मैंने पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में आप लोगों को बताया था कि हायर कॉन्सेंट्रेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग क्या होना था, यहाँ पर क्या है, ज़्यादा कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर जो है कम कंसंट्रेशन है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग तो भाई यहाँ मूवमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन करानी हमें दूसरी साइड है। सो क्या ये पैसिव होगा, नहीं होगा। और पैसिव में तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, पैसिव में तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, और यहाँ लोअर, यहाँ क्या है, लो कंसंट्रेशन है, और यहाँ क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। सो यहाँ पर क्या अपोजिट काम करा रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेज रहे हैं। सो यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल होगी, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और यहाँ पर क्या होगा, इट विल अकर फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और एक हमारी टर्म आती है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन की, ये सभी को क्लियर हुआ, ठीक है। ये हो गई एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव भी क्लियर हो गया। पैसिव और एक्टिव में अगर डिफरेंस पूछे तो पैसिव की अगर मैं यहीं पर बात करूँ, सो पैसिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और यहाँ पर क्या होता है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये होती है पैसिव में मूवमेंट, और ये होती है एक्टिव में मूवमेंट। क्लियर है सभी को। अब यहीं पर अगर मैं बात करूँ एक ऐसे ट्रांसपोर्टेशन की जिसको आप बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, लेट्स सपोज दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो इसी तरीके से होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर होती है, राइट, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड की बाइलेयर है, ठीक है। सो यहीं पर अगर हम देखें, सो लिपिड की बाइलेयर है। सो लिपिड जो है एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि देखो, अब पोलर सब्सटेंसेस, पोलर डिजॉल्व्स पोलर, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। सो पोलर जो है पोलर को ही डिजॉल्व करेगा, और नॉन पोलर जो पर्टिकुलर थिंग है वो नॉन पोलर को ही डिजॉल्व करेगी, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें लिपिड की, सो लिपिड जो है अपने जैसे नेचर वाले ही मॉलिक्यूल्स को एंट्री लेने देगा, बाकियों को नहीं लेने देगा। बेशक कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट हो, बेशक वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ना हो, लेकिन फिर भी लिपिड विल नॉट अलाउ,
अपने से दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और इन्हें हमें ट्रांसपोर्ट कराना है, लेकिन अगेन जो है लिपिड के ये जो है नेचर से मैच नहीं करते, ठीक है। ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर इनके नेचर मैच नहीं करेगा ना, वैसे आपके अभी इस चैप्टर में दे रखा, बाद में आप देखोगे दूसरे चैप्टर में दे रखा है, ठीक है। सो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम इस चैप्टर में, जस्ट इतना समझो कि लिपिड क्या होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है। और ये अगर हमारे ये मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर नहीं हुए, इनका नेचर दूसरा हुआ, तो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होगी कुछ ऐसी सब्सटेंस की, कुछ ऐसे हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स की जो कि इनका ट्रांसपोर्टेशन करा सके, ठीक है। सो वही होती है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जो फैसिलिटेट कराते हैं। बीच बीच में इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या कराएंगे, फैसिलिटेट कराएंगे डिफ्यूजन प्रोसेस को। सो इसमें भी क्या होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होगी फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन ही होगी, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन ही होगी। बस यहाँ डिफरेंस क्या है, यही चीज़ रहेगी, यहाँ पर एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस यहाँ पर क्या चाहिए होते हैं, चैनल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, चैनल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्लियर है सभी को? सो ये हो गई हमारी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्या बोलते हैं इसको, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ओके। तो वापस चलते हैं एनसीईआरटी रीड करने, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो, ये पूरा आप अच्छे से रीड कर लेना, खुद ही ये हो जाएगा आपको क्लियर। अब यहाँ ऑस्मोसिस देख लेते हैं हम। ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करता है, सेम प्रोसेस है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में, और वाटर की मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज नोन एज ऑस्मोसिस। बाकी ये कुछ नहीं है, ठीक है, बाकी इतना ही है, मतलब बस डिफ्यूजन वाला ही प्रोसेस है, ठीक है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बता देती हूँ मैं आपको, जो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होगा, जहाँ पर एटीपी की यूटिलाइजेशन होगी, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ठीक है, ओके, जो कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होती है। नाउ कमिंग ऑन टू दी सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड, यस, ये क्या है, नॉन लिविंग है, रिजिड स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज सेल वॉल। ये शेप प्रोवाइड करेगा, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा टू दी सेल, एंड इट इज ओनली प्रेजेंट इन दी प्लांट सेल्स। मतलब कि कुछ फंजाई में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं होती। सो लेट्स सपोज दिस इज योर सेल, तो सेल के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है, दैट इज नोन एज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज दी सेल वॉल, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली कवरिंग को सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। सो सेल वॉल क्या करेगा, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल वॉल, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक वाला स्ट्रक्चर होता है ये, और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, प्लस शेप भी मेंटेन करके रखती है एक पर्टिकुलर सेल की, ठीक है। दिस इज सेल वॉल, ओके। Yes, it not only gives shape to the cell and protect the cell from mechanical damage and infection, also help in cell to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecules. So cell to cell interaction में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मतलब रोल प्ले करती है हमारी ये सेल मेम्ब्रेन। किस तरीके, सेल वॉल किस तरीके से कि यहाँ पर ये इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं सेल से सेल में, ठीक है। सो इन जंक्शन से मतलब ये क्या है, सेल टू सेल इंट्रैक्शन होती रहती है, और यहाँ पर एक और काम है कि ये जो बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनकी एंट्री नहीं होने देती, ठीक है। एल्गे के पास सेल वॉल होती है, एल्गे क्या है, एक प्लांट की ही कैटेगरी, एल्गे के पास सेल वॉल होती है, और उनकी सेल वॉल किस चीज़ के बनी है ये भी आपको ध्यान रखना है। सेल वॉल ऑफ एल्गे इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वाइल दूसरे प्लांट्स की अगर हम बात करें, सो इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल, ठीक है, यंग प्लांट सेल की सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है, वहाँ पर सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल इतनी डेवलप नहीं हुई होती है। दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डायमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स, ठीक है। तो पहले ये समझो कि भाई सेल वॉल जो एल्गी की है वो थोड़ी डिफरेंट क्यों है बल्कि जो दूसरे प्लांट्स हैं, क्योंकि एल्गी भी तो एक प्लांट की ही कैटेगरी है, पर दूसरे प्लांट्स की जो सेल वॉल है वहाँ पर तो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स है,
यहीं पर अगर मैं एल्गी की बात करूँ तो वहाँ पर सेल्यूलोज है, लेकिन गैलेक्टन्स और मैनस और कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ तो दूसरे प्लांट्स में नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्गी जो है एक एक्वेटिक प्लांट स्पीशी है। एल्गी कहाँ पर रहती है? वाटर में। सो इनको कुछ अलग स्ट्रक्चर्स चाहिए सो दैट ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। क्लियर है सभी को? और जो है दूसरे प्लांट्स टेरेस्ट्रियल होते हैं, जैसे हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है ये। क्लियर है? अब आते हैं अपनी प्राइमरी वॉल पे। सो जो प्राइमरी वॉल होती है दैट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ के लिए कर सकती है। प्राइमरी वॉल ग्रोथ करती है और धीरे धीरे ये डायमिनिश होती जाती है जैसे कि सेल मैच्योर करता है। एंड सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर यानी कि टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। अभी मैं आपको डायग्राम बना के बता दूंगी इसका। देखो, लेट्स सपोज दिस इज़ योर प्लांट सेल, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज़ योर प्लांट सेल, ठीक है। सो प्लांट सेल है, सो अब बाहर की तरफ प्लांट सेल में क्या होगी? प्राइमरी वॉल होगी, ठीक है। प्राइमरी वॉल पहले क्या थी यहाँ पर? प्राइमरी वॉल। अब वो धीरे धीरे डायमिनिश करती जाएगी जैसे जैसे सेल मैच्योर करेगा और धीरे धीरे यहाँ पर एक और लेयर डेवलप होना स्टार्ट कर देगी एंड दैट इज़ नोन एज दी सेकेंडरी वॉल, ठीक है, जो कि अंदर की तरफ डेवलप करती है। सो दिस इज़ दी प्राइमरी वॉल एंड और अंदर की तरफ डेवलप होगी सेकेंडरी वॉल और उसके भी ज़्यादा अंदर डेवलप होती है टर्शियरी वॉल, ठीक है। सो लेट्स सपोज दिस इज़ योर सेल। सो ये हो गई हमारी टर्शियरी वॉल। क्लियर है? सो सबसे बाहर होगी प्राइमरी वॉल, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी वॉल, ठीक है। सो ये बस मैंने आपको लेयर किस तरीके से अरेंज होती है वो बताना चाहा था इस डायग्राम के थ्रू। ओके, now the middle lamella is a layer mainly of, देखो मिडल लैमेला किसका बना है? कैल्शियम पेक्टेट का, विच होल्ड्स और ग्लूज दी डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। अब ये कैसे याद रखें? सिंपल सी बात है, मिडल लैमेला किस चीज़ का बना हुआ है? कैल्शियम पेक्टेट का। अब ये याद रखना है आपको कि कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ है। कैसे याद रखोगे? पेक्टेट में पैक आ रहा है ना, वर्ड पैक, सो ये पैकिंग कर रहा है। इट होल्ड्स डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। पैकिंग कर रहा है, ये अलग अलग नेबरिंग जो सेल्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा रखता है, ठीक है। पैकिंग कर रहा है ये सेल्स की, ठीक है। द सेल वॉल एंड मिडल लैमेला में बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा वही है जो कि सेल टू सेल इंट्रैक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। सो क्लियर हो गया ना सभी को? सो मैंने आपको सेल टू सेल इंट्रैक्शन वाला बताया था ना, वहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा ही होती है। क्या करेगी? द सेल वॉल एंड मिडल लैमेला ट्रांसफर्स बाय दी प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। सो इतना कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया? इतना कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया? जल्दी से मुझे बता दो, ठीक है। यस, सो जल्दी से अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। सो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ और अब आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, एल्गी की सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज कंपोज्ड ऑफ डैश डैश एंड डैश। यस, सो आंसर क्या होगा कि भाई जो एल्गी की सेल वॉल है उनका जो है मेनली तो सेल्यूलोज ही प्रेजेंट होता है, लेकिन थोड़ी सी कंपोजिशन डिफरेंट होती है और वहाँ सेल्यूलोज के अलावा गैलेक्टन्स, मैनस और दूसरे मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, प्लांट सेल्स की अगर मैं सेल वॉल की बात करूँ तो प्लांट सेल्स की सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? यस, प्लांट सेल्स में भी मेजर कॉम्पोनेंट प्लांट वही जो एंजियोस्पर्म्स, जो जिम्नोस्पर्म्स यानी कि टेरेस्ट्रियल वालों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। वहाँ पर भी मेजर तो क्या होता है? हमारी सेल्यूलोज ही होता है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। सो अभी तक सब कुछ क्लियर हुआ? अभी तक हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल। लिपिड बाइलेयर होती है, हेड्स आर अरेंज्ड टुवर्ड्स दी आउटर साइड, हेड्स आर हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हेड्स हाइड्रोफिलिक होते हैं। टेल हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है, इसीलिए वो जो है अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है टेल सेल मेम्ब्रेन के, ओके। एंड यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि पार्शियली या फिर टोटली हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और हम यहाँ पर जो है आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करी गई है कि यहाँ पर 52% प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और 40% लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज की सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, ओके।
फिर मैंने आपको जो है पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया और ऑस्मोसिस के बारे में बताया। सेल वॉल के बारे में भी सब कुछ जान लिया। नाउ कमिंग ऑन टू द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. While each of membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated. मतलब क्या कहने का कि भाई अलग अलग सेल ऑर्गेनली तो प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी कुछ सेल ऑर्गेनलीज ऐसे होते हैं जो कि एक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सो अभी हम जब आगे चलेंगे तो आपको क्लियर होगा. जैसे जो हमारे न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद स्ट्रक्चर होता है गोल्जी एपेरेटस. ठीक है, सो इस तरीके से वो जो है कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं. वो कैसे होते हैं वो मैं आपको भी बताऊँगी. The endomembrane system includes endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. ये क्या है? endomembrane system है. ठीक है. Since the functions of the mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with above components, they are not considered as a part of endomembrane system. ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम ये भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली ही है. क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर आप ऊपर जब पढ़ोगे तो फिर वहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर क्या होती है? मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली. ठीक है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली का मतलब ये नहीं है कि सभी जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली है वो यहाँ पर इंक्लूडेड होंगे, नहीं, लेकिन ये मतलब है कि भाई जितने भी इंक्लूडेड होंगे वो मेम्ब्रेनस होंगे. ठीक है, सो कुछ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज के बारे में आपको बता रखा है कि ये होते तो मेम्ब्रेन होती तो है इनके पास, बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम इनका जो है फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होता. और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता भी है कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, क्या पेरोक्सिसोम है, क्या क्लोरोप्लास्ट है. सो दे आर नॉट दी पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद दी अबव कॉम्पोनेंट्स. और अबव कॉम्पोनेंट्स क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम्स प्लस वैक्यूल्स. ठीक है, क्लियर हो गया. अब एक बार हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग डायग्राम से समझेंगे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है. ठीक है, सो सबसे पहले इतना ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस के पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज़ दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. न्यूक्लियस की ही कॉन्टिन्यूएशन में प्रेजेंट होती है. ठीक है, सो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस. और ये जो आप पोर्स देख पा रहे हो ये होते हैं न्यूक्लियर पोर्स, जो कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल फ्रॉम टू द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस, उसमें मतलब जो है एक्सचेंज में हेल्प करते हैं ऑफ द मटेरियल्स. Now this is rough endoplasmic reticulum. This is rough endoplasmic reticulum. This is smooth endoplasmic reticulum. These are the ribosomes. अब यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसको हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो कहा, लेकिन क्यों कहा? बिकॉज यहाँ पर इनके सरफेस पे, अब ये एज्यूम करो कि ये जो है ये राइबोसोम में जो गोल गोल स्ट्रक्चर है, अगर ये प्रेजेंट नहीं होते तो इनकी सरफेस कुछ इस तरीके की नज़र आती, बिल्कुल स्मूथ. ठीक है, अगर यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते तो इनकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ नज़र आती. ठीक है, अब यहाँ पर अच्छे से हम कंपेयर कर पाएंगे दोनों में. ठीक है, ओके, लेकिन देखो यहाँ पर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है. सो राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए क्या हो गई? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और क्योंकि इस वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, क्या है? ये है राइबोसोम्स. से गोल जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, दीज आर दी राइबोसोम्स. क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, सो दिस बिकम दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर है सभी को? डायग्राम से क्लियर हो गया. नाउ राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना. सो इसीलिए क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, सो वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. क्लियर है? तो 4 सेक्शन में थम्स अप शो करना बिल्कुल मत भूलना. ठीक है, ओके. Electron microscopic studies of eukaryotic cells reveal the presence of network of reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm that is called the endoplasmic reticulum. कहाँ से क्लियर हुआ? ये भी हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज से. सेल मेम्ब्रेन भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी से ही समझ आया था. सेल मेम्ब्रेन का भी हमें स्ट्रक्चर क्या होती है ये? इट इज़ द नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर.
छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये देखो, ये एक और इम्पॉर्टेंट बात आ गई कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट डिवाइड्स द इंट्रासेल्युलर, यानी कि सेल के अंदर वाला जो स्पेस है ना, इस स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। कैसे? एक तो वो स्पेस जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनल, ल्यूमिनल मीन्स इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक हो गया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर वाले स्पेस को क्या कहा जाता है? ल्यूमिनल। ठीक है, क्या कहा जाता है? ल्यूमिनल। और अब अगर मैं इसको मानूं कि ये पूरा हमारा क्या है, ये है हमारा सेल। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स सपोज ये हमने बना दिया सेल। ठीक है, सो सेल हो गया। सो सेल में ही हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। सो इसके अंदर वाला जस्ट अ सेकेंड, इसके अंदर वाला स्पेस तो पूरा क्या होगा? ल्यूमिनल। ठीक है, ये क्या होगा? ल्यूमिनल। सो ये क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। सो इस तरीके से साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज़ द ल्यूमिनल एंड सेकंड वन इज़ द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, अब ये भी क्लियर हो गया। अब ये आ गया हमारा कि भाई जहाँ पर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं आउटर सरफेस पे, वो होती है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वो रफ नज़र आती है राइबोसोम्स की वजह से, और जहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते वो स्मूथ नज़र आती है, इसीलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दे दिया। नाउ क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सो RER इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन दी सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो है SCR और RER के नंबर डिपेंड करते हैं। ठीक है, सो जो सेल ज़्यादातर प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे वहाँ पर RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। ठीक है, दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसका भी ध्यान रखना है। RER क्या है? एक्सटेंसिव और कॉन्टिन्यूस है हमारे न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ। और यहीं पर अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूँ, सो यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, सो ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं कर सकते, और ये क्या है? मेजर साइट है फॉर दी सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। सो अगर क्वेश्चन में पूछते हैं कि लिपिड्स की सिंथेसिस के लिए मेजर साइट क्या होगी? SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रोटीन के लिए RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनिमल सेल्स में क्या होता है? लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स भी जो सिंथेसाइज होते हैं वो SCR में ही सिंथेसाइज होते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, कुछ भी यहाँ डिफिकल्ट था नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ें थी। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिवाइड किया है। ठीक है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER कहूँगी मैं। ठीक है, जस्ट पूरा नहीं बोलेंगे, ER ओनली। सो ER क्या करती है? दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है साइटोप्लाज्म के स्पेस को, ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल वो जो ER के अंदर वाला स्पेस है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल वो जो ER को छोड़ के बाकी के साइटोप्लाज्म वाला स्पेस है। उसके बाद बताया कि जो RER है वो रफ इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, सो उनकी सरफेस थोड़ी रफ नज़र आती है। वहीं पर अगर मैं SCR की बात करूँ, तो वहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो उनकी सरफेस बहुत ही स्मूथ नज़र आती है। अगर लास्ट में अगर हम बात करें, तो RER प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, और ये क्या है? कॉन्टिन्यूस है विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। वहीं पर SCR जो है वो लिपिड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, ऑल्सो स्टेरॉयडल हार्मोन्स के सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है। नाउ कमिंग ऑन टू द गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस अब सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? कैमिलो गोल्गी इन द ईयर 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। अब ये भी न्यूक्लियस के पास है। ठीक है, सो ये क्या होता है? डेंसली स्ट्रेन। सो स्ट्रेन पे भी क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर आपको जो है कुछ प्रॉपर्टीज दे देंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको जैसे लिख दिया डेंसली स्ट्रेन होता है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर है। सो रेटिकुलर स्ट्रक्चर तो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है। ठीक है, सो कंफ्यूज करने के लिए दो चार पॉइंट्स ऐसे दे देंगे जो आपको ऐसा लगे रिसेंबल होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया से या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और गोल्जी अपैरेटस के साथ आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो आपको अच्छे से ध्यान देने हैं सारे पॉइंट्स। ठीक है, सो कैमिलो गोल्गी इन द ईयर 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व दी
reticular structure, the densely stained reticular structure near the nucleus. These were later named Golgi bodies after him. ठीक है, उनके ही नाम पे जो है नाम उनका पड़ गया था Golgi bodies. They consist of many flat disc shaped, क्या होते हैं ये, क्या होते हैं flat disc shaped sacs और cisternae, क्या बोलते हैं जिनको हम cisternae. अब इनका डायामीटर भी आपको ध्यान रखना है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर. क्लियर है? These are stacked parallel to each other. अब यहाँ पर देखो ये क्या है, हमारे Golgi apparatus का डायग्राम जो मैंने आपको दिखाया था. सो ये क्या है, एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड हैं. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. यस, सो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज हैं. ठीक है, इसी को हम, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, सिस्टर्ने. ओके, ये क्या है, सिस्टर्ने. इन्हीं को क्या बोला गया है, सिस्टर्ने. ओके, अब बहुत सारे, किसी किसी में कम हो सकते हैं सिस्टर्ने, किसी में बहुत सारे सिस्टर्ने हो सकते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं वैरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन द Golgi complex. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with the distinct convex या फिर convex को क्या बोलेंगे, cis, convex, cis और forming face, यानी कि cis face is also known as, इस बात का ध्यान रखना है that cis face is also known as forming phase. ठीक है, forming phase and trans phase is also known as the maturing phase. The cis and trans phases of the organelle are entirely different but interconnected. ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है, अब इस डायग्राम पे चलो. ये डायग्राम क्या है, अब यहाँ पर देखो इस तरीके की यहाँ शेप आ रही है ना कुछ, यहाँ पर इस साइड देखोगे तो इस तरीके की शेप आ रही है, और इस साइड जब आप ऑब्जर्व करोगे सो यहाँ इस तरीके की शेप आ रही है. ठीक है, सो एक होती है यहाँ पर सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस. सिस फेस इज़ नोन एज द फॉर्मिंग फेस. ठीक है, सिस फेस इज़ नोन एज द फॉर्मिंग फेस, जहाँ पर चीज़ें बनती हैं. ठीक है, और ट्रांस फेस इज़ नोन एज द मैच्योरिंग फेस. जो फाइनल स्टेज होता है यहाँ पर मैच्योर होता है, मैच्योरिंग फेस. Golgi complex, Golgi apparatus, क्लियर है इतना. नाउ Golgi apparatus principally performs the function of packaging materials. RER का प्रिंसिपल फंक्शन क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस. SCR का लिपिड सिंथेसिस. Golgi बॉडी का क्या है, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड ईदर टू द इंट्रासेल्यूलर टारगेट सिक्रेटेड और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, यानी कि अंदर, सेल के अंदर ही हो सकता है कि जो है एक पर्टिकुलर चीज़ ऐसी हो कि सेल के अंदर यहाँ से यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ भेजेगा, या फिर बाहर भी हो सकता है कि रिक्वायरमेंट हो तो बाहर भी एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स भी हो सकते हैं. Materials to be packaged in the form of vesicles from the ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. So जिन materials को पैक करना होता है ना, क्योंकि मेन फंक्शन क्या है, पैकेजिंग का. सो जिस मटेरियल को पैक करना होता है वो कहाँ पर जाएगा, फॉर्मिंग फेज के पास जाएगा. ठीक है, मटेरियल्स टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स की फॉर्म में पैकेज करते हैं, और ER से आता है. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो मटेरियल कहाँ पर जाएगा, Golgi कॉम्प्लेक्स में जाएगा. सो जो ER से जो मटेरियल आया है वेसिकल के फॉर्म में उसको पैक करेंगे, किसके साथ वो फ्यूज़ हो जाएगा, Golgi apparatus के फॉर्मिंग फेज के साथ फिक्स जो है वो फ्यूज़ हो जाएगा, और फिर वो मैच्योरिंग फेज के पास यानी कि ट्रांस फेज की तरफ मूव करने लगेगा. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमें समझ आता है, जैसे हमने कहा था ना कि पूरे अलग होते हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वो इंटरकनेक्टेड इसीलिए होते हैं. ठीक है, ताकि वो काम कर सकें सिस और ट्रांसफेस. प्लस जो है Golgi apparatus और जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो साथ साथ प्रेजेंट होते हैं. क्यों, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही जो मटेरियल है वही Golgi कॉम्प्लेक्स को वेसिकल्स की फॉर्म में जो है पैक करना होता है. A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from the trans phase. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे तरह के प्रोटीन्स जो हैं पहले जो हमारी राइबोसोम्स बनाते हैं
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बनाती है प्रोटीन्स, वो जो है पहले गोल्जी अपैरेटस के सिस्टर ने क्या करते हैं, उनको मॉडिफाई कर देते हैं और उसके बाद वो ट्रांस यानी कि मैच्योरिंग फेज से रिलीज करे जाते हैं। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, सो इस बात का आपको ध्यान रखना है दैट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ पर बनेंगे, गोल्जी अपैरेटस में। ओके, सो इतना क्लियर हुआ। नाउ कमिंग ऑन टू दी लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या है, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी अपैरेटस। तो क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लाइजोसोम्स कहाँ पर बनते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है दैट दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। वेसिकल्स के फॉर्म में पैक करते हैं ना हमारे गोल्जी अपैरेटस, सो दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर एंड दे आर फॉर्म बाय द पैकेजिंग ऑफ गोल्जी अपैरेटस। सो गोल्जी अपैरेटस में ही वो बनते हैं। द आइसोलेटेड lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी तरीक़ों की हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलेसेस क्या है, लाइपेसेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेसेस यानी कि जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करे। ऑप्टिमली एक्टिव मतलब जो बेस्ट वर्किंग, जो उनका टेम्परेचर है दैट इज बेस्ट वर्किंग कंडीशन इज एसिडिक पीएच। सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि लाइजोसोम्स कैसे पीएच पे काम करते हैं, एसिडिक पीएच पे ये फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं। सो जिन बच्चों को नहीं पता होता ना तो वो यहीं पर स्टक हो जाते हैं। ठीक है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। सो एसिडिक पीएच होता है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, हाइड्रोलेसेस यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, ओके, दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सारी चीज़ों को आराम से डाइजेस्ट कर सकती हैं। लाइपेसेस लिपिड्स को, प्रोटीएसेस प्रोटीन्स को एंड हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, सो लाइजोसोम्स का इतना ही पोर्शन था। नाउ कमिंग ऑन टू द वैक्यूल। वैक्यूल के बाद एक बार हम फिर से दोबारा पूरा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ओके, सो वैक्यूल में क्या है, वैक्यूल क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन दी साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, ये क्या होगा, वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है वो भी वैक्यूल्स में भरा हुआ होता है एंड अदर मटेरियल्स विच आर नॉट यूजफुल फॉर दी सेल्स, अगेन वेस्ट मटेरियल्स। वैक्यूल के पास क्या होती है, सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है एंड अगेन सिंगल मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, टोनोप्लास्ट। सो वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। सो प्लांट सेल्स में जो है वैक्यूल कितना पोर्शन भी कवर कर सकती है, प्लांट सेल है लेट्स सपोज ये। ठीक है, सो यहाँ पर वैक्यूल जो है 90% ऑफ द पोर्शन भी ऑक्यूपाई कर सकती है, 90% ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ओके, इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोला जाता है वैक्यूल की मेम्ब्रेन को एंड दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या होता है, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और दूसरे मटेरियल्स जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है यानी कि वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू दी प्लांट्स। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। ठीक है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो वॉल्यूम मतलब जो हमारे दूसरे मटेरियल्स हैं उनकी मूवमेंट अलाउ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। अब यहाँ पर देखो इम्पॉर्टेंट बात आ गई है कि देखो यहाँ पर जो है क्योंकि वैक्यूल क्या कर लेती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से इन मॉलिक्यूल्स को, इन आयंस को अपने अंदर ले लेती है, वैक्यूल में सभी चले जाते हैं, इसीलिए इनकी कंसंट्रेशन वैक्यूल में ज़्यादा होती है देन इन दी साइटोप्लाज्म। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सो वैक्यूल में क्या होता है, देखो जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा लेट्स सपोज प्लांट सेल है और ये है हमारी वैक्यूल। ठीक है, दिस इज़ योर वैक्यूल। तो यहाँ पे क्या हो गए, सारे जो आयंस वगैरह है वो सभी इस वैक्यूल में आ गए। ठीक है, सो अब इसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस विल इंक्रीज हियर। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कम हो जाएगी।
ओके सो ये बात भी बहुत ध्यान रखने वाली है। अब अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की, सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, और किन में पाए जाते हैं, अमीबा में। ठीक है, सो ये आपको फंक्शन याद रखना है, अमीबा में मिलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। बहुत सारे सेल्स में एज एन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय द इंगल्फिंग फूड पार्टिकल्स। ठीक है, सो ये आपने 10th में पढ़ा होगा। अमीबा का एंडोसाइटोसिस वाला प्रोसेस है ना, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, सो एक होता है पिनोसाइटोसिस, एक होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब किसी सॉलिड मटेरियल को जब इनसाइड लिया जाता है इन द बॉडी। ठीक है, और एक होता है वाटर को जब इनसाइड लिया जाता है, दैट इज़ दी पिनोसाइटोसिस। तो इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज दिस इज़ योर अमीबा, दिस इज़ योर अमीबा। ठीक है, यहाँ पर अब जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है अमीबा के, अब यहाँ पर लेट्स सपोज ये फूड पार्टिकल प्रेजेंट है। सो बस फूड पार्टिकल को एंगल्फ करने के लिए व्हाट विल अमीबा डू, अमीबा विल चेंज इट्स शेप। ठीक है, अमीबा अपनी शेप को चेंज कर लेगा, और किस तरीके से कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाते हैं, स्यूडोपोडियाज डेवलप हो जाते हैं। सो स्यूडोपोडियाज इस तरीके से डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे मूवमेंट आगे हो जाती है, यानी कि फूड क्या हो गया, फूड अमीबा के पास आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ, अमीबा आगे बढ़ के जो है अपने वैक्यूल्स को स्टार्ट करता है डेवलप करना। अब ये फूड और आगे की तरफ आ गया। ठीक है, अब ये स्यूडोपोडिया और बड़े बड़े डेवलप हो जाते हैं, और अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। और कैसे, किस तरीके से, फूड के अराउंड जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से डेवलप हो जाता है, और थोड़ी देर में क्या हो जाता है कि ये अमीबा पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से कैपेबल हो जाता है कि ये अब इस फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर एंगल्फ कर लेता है काफ़ी आसानी से। ठीक है, सो इस तरीके से अब वो फूड पार्टिकल अंदर आ चुका है। ठीक है, और कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद यहाँ पर वापस से जो है, जस्ट अ सेकेंड, अमीबा अपनी नॉर्मल शेप पे आ जाता है। सो दिस बिकेम दी फूड वैक्यूल। क्लियर हुआ फूड वैक्यूल क्या होता है, फूड वैक्यूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, किस तरीके से डेवलप होता है और किस तरीके से जो है अमीबा अपना फूड इनटेक करता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। क्लियर है, ओके। एंडोसाइटोसिस सभी को क्लियर हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल एंड फूड वैक्यूल भी क्लियर हो गया। अब एक बार हम शुरू से दोबारा पूरा रिवाइज कर लेते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का सिंगर एंड निकल्सन ने मॉडल दिया था इन द ईयर 1972, विच इज़ दी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके अकॉर्डिंग क्या है, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाइलेयर से कंसिस्टेड है। यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स, और यहाँ पर जो मेजर लिपिड है जो इसका पार्ट, दैट इज़ योर फॉस्फोलिपिड। मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स, जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है हाइड्रोफोबिक टेल होती है और हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं। तो हाइड्रोफिलिक हेड जो होते हैं वो टुवर्ड्स दी आउटर साइड रहते हैं, और हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है वो लिपिड बाइलेयर के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो दैट वो एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू दी पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम दी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन का एक प्रोसेस होता है, बेसिकली कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अगर वाटर की मूवमेंट होगी फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, और जैसे कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो है नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से जो है पास नहीं कर सकते, इसीलिए उनको रिक्वायरमेंट होती है कैरियर प्रोटीन की, ताकि वो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सके। ठीक है, वो भी हाइयर से लोअर कंसंट्रेशन पे ही मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट है फैसिलिटेट करने के इस प्रोसेस को, इसी डिफ्यूजन को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एंड लास्ट वन इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जो है मूवमेंट होगी। नेक्स्ट इज योर सेल वॉल। सेल वॉल में क्या होता है, सेल वॉल में इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर जो कि क्या प्रोवाइड करेगा, शेप प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हमारे सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, इन्फेक्शन और सेल टू सेल इंट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, सो यहाँ एल्गी की और प्लांट्स की जो है आपको कंपोजिशन दे रखी है सेल वॉल की। मिडल लेमेला, प्लाज्मोडेस्माटा, प्राइमरी, सेकेंडरी वॉल सब क्लियर हो गया।
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मेम्ब्रेन बाउंड और सेल ऑर्गेनेलीज कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं वही होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट। प्लस यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम जो है कोऑर्डिनेटेड फंक्शन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स और वैक्यूल के साथ काम नहीं करते, इसीलिए वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो क्लियर हो गया आपको। ये वाला स्पेस क्या होगा? ल्यूमिनल स्पेस, जो हमारे मेम्ब्रेन के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, और ये वाला होगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म वाला स्पेस हो जाएगा। ओके ठीक है, ये हमारा सेल है मान लो, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ये हो जाएगा ल्यूमिनल। ठीक है, अब ये रफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स और यहाँ पर नहीं है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और ये नहीं करते, दे हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस। गोल्गी एपरेटस कैमिलो गोल्गी ने सबसे पहले डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखा था न्यूक्लियस के पास। ये भी जो है कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। किस तरीके से करते हैं कि यहाँ पर जो सिस फेज है वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ प्रोटीन्स आते हैं, उनको मॉडिफाई करा जाता है, फॉर्मिंग फेज के साथ वो फ्यूज़ होते हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में मॉडिफाई होकर मैच्योरिंग फेज से बाहर निकल जाते हैं। लाइजोसोम्स क्या हैं? दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर्स, पैकेजिंग के प्रोसेस में ही बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोलेजेस, एंजाइम्स वगैरह बहुत सारी प्रेजेंट होती है जो कि ऑप्टिमली एक्टिव, यानी कि बेस्ट जो अपने रिजल्ट शो करेंगी वो एसिडिक पीएच पे शो करेंगी। क्लियर है। और वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ नोन एज टोनोप्लास्ट। वैक्यूल जो है प्लांट सेल में 90% तक भी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होती हैं, प्लस उनमें जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं सेल के, प्लस वाटर प्लस सैप। ओके, और 2-3 तरीके की होती हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, गैस वैक्यूल। ओके, सो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इंपॉर्टेंट है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, एंड फूड वैक्यूल्स फॉर्म वाइल द एंगल्फमेंट ऑफ द फूड पार्टिकल एंड सम प्रोटेस्ट। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, सो बाकी जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, सीलिया, फ्लैजेलन, सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।